हेलो गाइस, आज हम सिविल इंजीनियरिंग का रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आज ये हमारा फर्स्ट डे है, यानी फर्स्ट पार्ट है आरसीसी का। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन सब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट स्टेट डिज़ाइन। इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा? फॉर ग्रेड दिया है Fe415। हमको पता है कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो किस पर डिपेंड कर देता है? स्टील ग्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टील ग्रेड पे डिपेंड करता है, तो चेक कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमें पता है स्टील ग्रेड के आधार पर कि कितना होगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमको उसका फार्मूला पता है एक्स यू लिमिटिंग का। एक्स यू लिमिटिंग होता है, ठीक है। एक्स यू लिमिटिंग होता है के इंटू डी, ठीक है। के इंटू डी होता है। के क्या है? जहाँ पर के होता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट होता है, और डी होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। के होता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट और डी होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर डी को डी यानी डी के पद में ही एक्स यू लिमिटिंग पता करना है। Fe415 दिया है, यानी ग्रेड के आधार पर हमें पता है होता है। तो के जब स्टील ग्रेड यूज़ कर रहे होते हैं Fe250, तो के की वैल्यू होती है 0.53, ठीक है। के की वैल्यू होती है 0.53। जब ग्रेड यूज़ कर रहे होते हैं के Fe415 यानी स्टील ग्रेड Fe415 यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर के की वैल्यू होती है 0.48 होती है। जब स्टील ग्रेड Fe500 यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर के की वैल्यू होती है 0.46, ठीक है, 46। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है स्टील ग्रेड Fe415, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? कौन सा पार्ट? इसमें सेक्शन दिया है बी पार्ट, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट अकॉर्डिंग टू IS456 ग्रेड, यहाँ पर कोड जो है IS456 2000 कोड के आधार पर देख लेते हैं। जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट होता है EC 5000 √FC के, ठीक है। 5000 √FC के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाई IS456 2000। पूछा गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताओ फॉर कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताओ, जैसा कि IS456 2000 में डिफाइन करा गया है, ठीक है। उसका आकार बताना है, शेप बताना है IS456 2000 के आधार पर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये है स्ट्रेन, ठीक है, यह है स्ट्रेन और यह है स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है के आधार पर कि कैसा होगा, ठीक है। तो बताया था स्ट्रेन 0.002 तक कैसा शेप होता है न्यूट्रल एक्सिस से? स्ट्रेन 0.002 तक होता है पैराबोलिक, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है यानी रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है, ठीक है। कहाँ तक? मैक्सिमम कितना होता है? 0.0035। तो आंसर क्या है इसमें? यहाँ पर है आंसर रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ऑप्शन सी पार्ट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सेम चीज़, वही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब लिमिट स्टेट डिज़ाइन करी जाती है तो कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टार्टिंग में स्ट्रेन 0.002 तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम होता है, पहले तो पैराबोलिक होता है, उसके बाद में यानी न्यूट्रल एक्सिस से
न्यूट्रल एक्सिस से, यानी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से 0, न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 तक होता है पैराबोलिक, उसके बाद में हो जाता है रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी पार्ट सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी मॉडुलर रेशियो एम इज गिवन बाई, मॉडुलर रेशियो पूछा है, मॉडुलर रेशियो एम, ठीक है। तो यहाँ पर एम इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ पर सिग्मा CBC होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन बेंडिंग, ठीक है। तो सिग्मा सी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता है, जैसे ग्रेड दिया रहा है, M20 दिया है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा CBC इक्वल टू, यानी ये जो है FCK, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 3 हो जाता है, सिग्मा CBC बाई 3, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, M इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ये है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि WSM के आधार पे बताना है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या LSM के आधार पर, ठीक है। सिर्फ इतना पूछा है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। तो यानी कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, ठीक है, या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं, और स्टील के लिए लेते हैं कितना, ठीक है। तो हमें पता है इसमें दिया है 1.15 और 1.5, यानी 1.5 और फिर 1.5 एंड 1.15। तो हमें पता है कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं, कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5, और स्टील के लिए, स्टील में लेते हैं 1.15, ठीक है, 1.15। तो कितना हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, यानी 1.5 एंड 1.15, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें है ऑप्शन 1.5 एंड 1.15, इसमें है ऑप्शन बी पार्ट, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड दिया है M20, ठीक है, कंक्रीट का ग्रेड दिया है M20 के लिए पूछा गया है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमें पता है अगर M15 है तो 15 न्यूटन पर mm² होगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और M20 है तो 20 न्यूटन पर mm², बट यहाँ पर दिया है 100 kg/cm², 150 kg/cm² एंड 250 kg/cm², और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है 250 kg/cm²। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के आधार पे दिया है M20 के लिए बताना है, ठीक है, किसके लिए, M20 के लिए बताना है। तो M20 के लिए होगा 20 न्यूटन पर mm², 20 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो 20 न्यूटन पर mm² को चेंज कर सकते हैं 200 kg/cm², ठीक है, 200 kg/cm²। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। पूछा गया है कि कोई सेक्शन दिया है, कोई सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन दिया गया है, उसमें यदि कंक्रीट अपने पहले, यानी कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पर या परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता है स्टील से, ठीक है, तो इसमें अंडर रीइंफोर्स्ड होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड होगा या बैलेंस सेक्शन होगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर परमिसिबल अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है, बताया था कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की मात्रा अधिक होगी, ठीक है,
स्टील की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, स्टील की मात्रा अधिक होगी यानी कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा। ओवररीन सेक्शन में कंक्रीट पहले फेल होगा यानी कंक्रीट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, यानी कंक्रीट अपने फेल हो जाएगा, इसका मतलब कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज रीचेज परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन स्टील, यानी स्टील से पहले कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच रहा है, यानी यहाँ पर फेलियर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इमीडिएट फेलियर होगा यानी ब्रिटल फेलियर होगा, यानी कंक्रीट पहले फेल हो रहा है तो ये बिना इन्फॉर्म करे यानी बिना क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर ब्रिटल फेलियर होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ब्रिटल फेलियर होगा। ब्रिटल फेलियर कैसे मुझे पता चला, यानी कि स्टील की मात्रा अधिक है तभी तो कंक्रीट अपने पहले परमिसिबल लिमिट पर पहले ही पहुँच जा रहा है, ठीक है, स्टील लास्ट में पहुँचेगा बाद में, ठीक है, यानी कंक्रीट पहले पहुँच रहा है यानी ब्रिटल फेलियर है। ब्रिटल फेलियर कहाँ पर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ MCQ करा रहे हैं क्योंकि सब कुछ सेम चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, बट ये है शॉर्ट फॉर्म में, इसमें 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं और उसी में से तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्या बताया, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में बताया था कि कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुँच जाएगा, यहाँ पर कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुँच जाता है, ठीक है, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, डक्टाइल फेलियर होता है, यानी कि स्टील पहले फेल होता है, स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंचता है। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल होते हैं, ठीक है, कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ परमिसिबल लिमिट पे पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन WSM, यहाँ पर दिया है इन WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बताइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली। बताया गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि बताओ WSM मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, WSM मेथड के आधार पर बताइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होगा रिस्पेक्टिवली बताना है, यानी कंक्रीट का बताना है और स्टील का। तो देख लेते हैं यहाँ पर कंक्रीट का हमें पता है कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्टील, कंक्रीट का अधिक लेते हैं। तो कंक्रीट का यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा। हमने बताया था कि स्टील जो LSM में कितना लिया था, कंक्रीट का लिया था 1.5 लिया था और स्टील का लिया था 1.15, ठीक है, ये LSM मेथड है। यहाँ पर WSM से पूछा है तो WSM से होता है, WSM से याद रखना है हमें, ठीक है, 3 होता है कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए होता है 1.78, ठीक है, 1.78। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑप्शन 1.15 और 1.5 एंड 1.15, ये अकॉर्डिंग टू दिया है WSM के आधार LSM के आधार पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है WSM के आधार पर, तो 3 एंड 1.75, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर है C पार्ट, ठीक है, ऑप्शन C सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइन एज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करा जा सकता है, इसमें दिया गया है ऑप्शन, दिया गया है फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू इफेक्टिव डेप्थ, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म। तो हमको पता होना चाहिए कि फोर्स इक्वल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, तो पता होना चाहिए फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं पहले। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ लिया होता कि फोर्स इक्वल टू ऑप्शन दे दिया होता तो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, ठीक है, तभी यहाँ पर जब इसका फार्मूला इसका लिखते थे, ठीक है, तो
तो इसका फार्मूला लिखते थे जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लिखते थे जैसे अकॉर्डिंग टू एलएसएम के अकॉर्डिंग देखते हैं 0.36 एफसी के, तो ये क्या होता था, ये होता था स्ट्रेस, ठीक है, इनटू बी एक्स, तो ये क्या होता था, ये होता एरिया इनटू लीवर आर्म लिखते थे T-0.42 XU, ठीक है, 0.42 XU, ठीक है, तो ये क्या होता था, ये होता था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू फॉल। बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो डिफाइन किया जाता है जैसे कि एज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यानी बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में बताया था कि जब रिजल्ट 90% से यानी 5% से ज़्यादा फेल ना हो, कोई भी सैंपल है उसको जितने भी सैंपल बनाए गए हैं उन सैंपलों में से कम 95% सैंपल कितने क्या होने चाहिए, 95% कम से कम पास होने चाहिए, ठीक है। 5% फेल हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 5% नहीं 95% पास होने चाहिए। तो इसमें क्या बताया है, विलो व्हिच नॉट मोर देन द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि किससे जो ये यानी 5%, नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आंसर, ऑप्शन है बी पार्ट सही, ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट सही है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर पूछा गया स्टील का। हमें पता है कि स्टील का और कंक्रीट का, ठीक है, स्टील का और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रॉक्स लगभग यानी एक दूसरे के क्लोज होता है, यानी कि लगभग सेम होते हैं, ठीक है, तभी कंक्रीट और स्टील में बॉन्डिंग अच्छी बन पाती है, जहाँ ठीक है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों अप्रॉक्स सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कितना होता है। हमें पता है 12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं अल्फ़ा से, डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और से 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि लिखा भी है इसमें लिखा भी है कि 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज ऑफ अल्फा ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यानी इस कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के आसपास बराबर ही होता है, ठीक है। वैल्यू जो होती है ये देखो ऑप्शन सी पार्ट सही है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील अप्रॉक्स सेम, ठीक है, सेम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज IS कोड IS 456/2000, ठीक है, यानी IS 456 कोड के आधार पर फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है। फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो हमें पता है 0.7 रूट FC होता है, ठीक है, 0.7 रूट FC। अगर यहाँ पर बोला होता कि कंक्रीट का ग्रेड M25 के लिए बताओ, तो क्या करते 0.7 रूट में FCK के जगह पर कितना लिख देते 25, ठीक है। अगर बोल देता कि कंक्रीट ग्रेड M25 के लिए फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ, तो क्या लिखते हैं FCR = 0.7 रूट FCK के जगह पर लिखते 25, तो बाहर आता है जो 0.7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm², ठीक है, न्यूटन पर mm², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, आई थिंक। दिया है इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम
इफ द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट रीचेज अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बताया गया इसमें भी है सेम वही कि कॉन्क्रीट यदि परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंच रहा है स्टील से, तो क्या बताया था, कंक्रीट पहले यानी कि फेल हो रहा है, पहले पहुंच रहा है यानी पहले फेल हो रहा है। तो कंक्रीट अगर फेल हो रहा है तो हमें पता है कि ब्रिटल फेलियर होगा यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा, और हमको कोड LSM डिज़ाइन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी LSM या कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, LSM के आधार पर, या अगर कोई भी LSM कोई भी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या करते हैं, ओवर रीइंफोर्स्ड को डिज़ाइन नहीं करते हैं, उसको या तो बैलेंस बनाते हैं या अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाते हैं फर्स्टली। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंक्रीट पहले फेल हो रहा है स्टील से, तो क्या कौन सा सेक्शन होगा, यहाँ पर वही सेक्शन होगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटल फेलियर होने वाला है। ठीक है, ब्रिटल फेलियर होगा यानी कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पर है कि कौन सा लोड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स, कौन सा यानी दिया गया है जो उनमें से कौन सी लोड नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, यानी ज़रूरत नहीं है कंसीडर करने की, टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कार्य करने के लिए, क्या है, एक साथ कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी डिज़ाइन नहीं करेंगे कि दोनों एक साथ लगेंगे। कौन कौन से दो लोड एक साथ नहीं लग सकते, तो इसमें है पहला ऑप्शन है डेड लोड एंड विंड लोड। तो डेड लोड और विंड लोड लग सकता है। ठीक है, डेड लोड होता है किसी भी स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। ठीक है, विंड लोड होता है कि हवा तूफान द्वारा आया हुआ। ठीक है, सेकेंड चीज़ है डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड क्या होता है, बताया किसी भी स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड। विंड और लाइव लोड क्या होता है, उस पर कोई भी चीज़, यानी अगर बोलें तो लाइव लोड मीन्स होता है अचल भार। ठीक है, सॉरी चल भार, यानी कि बदलता हुआ भार। लाइव लोड मीन्स चल भार यानी बदलता हुआ भार। ठीक है, तो ये भी लग सकता है। विंड लोड एंड सिस्मिक लोड, हाँ ये सही है, विंड लोड और सिस्मिक लोड कभी भी एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ऑप्शन डी है डेड लोड। तो ठीक है, डेड लोड तो लग सकता है लाइव लोड के साथ में, विंड लोड भी लग सकता है। ठीक है, तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एक साथ लग सकते हैं, बट विंड लोड और सिस्मिक लोड कभी भी एक साथ नहीं कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा डेड लोड और लाइव लोड अगर एक साथ लग रहे हैं तो यहाँ पर फैक्टर आप जो लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं दोनों के लिए। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड लग रहे हैं तो यहाँ भी 1.5 लेंगे। ठीक है, और डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड एक साथ लग रहे हैं तीनों, तो यहाँ पर लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2। ठीक है, तीनों के लिए 1.2, 1.2 और 1.2 ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें बोला था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स नीड नॉट टू बी कंसीडर टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली, यानी कौन से दो लोड लग रहे हैं या कौन सा इसमें पार्ट है कि जो एक साथ नहीं लगेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर डेड लोड नहीं सॉरी विंड लोड और सिस्मिक लोड एक साथ नहीं लगेंगे, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजम्पशंस द एजम्पशंस ऑफ बीम्स इलास्टिक थ्योरी आर बेस्ड ऑन। ठीक है, यानी इसमें इलास्टिक थ्योरी यानी इलास्टिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो देख लेते हैं प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये हमें पता है। प्लेन एंड आफ्टर प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पर रिमेन्स प्लेन नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिमेन्स प्लेन होगा। ठीक है, रिमेन्स प्लेन। ठीक है, प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। ठीक है, ये भी सही है, ये होता है एजम्पशन। सेकेंड चीज़ ऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टेकन बाई स्टील। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट चीज़ है स्टील रीइंफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये भी सही है, यानी यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यानी चारों पार्ट सही हैं। ठीक है, चारों पार्ट सही हैं तो डी पार्ट सही है यहाँ पर। ठीक है, टिक लगाएंगे डी पार्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्रिटिकल सेक्शन या बैलेंस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, बोला गया है क्रिटिकल या बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम क्या होता है, तो ऑप्शन दिया है इसमें व्हेन कंक्रीट रीचेज इट्स परमिसिबल लिमिट बिफोर स्टील। बताया है इसमें
कंक्रीट जब अपने परमिसिबल लिमिट पर स्टील से पहुंच जाता है, तो इसको तो मैंने बता दिया था पहले ही कि इसका मतलब ये है, कहना चाह रहा है कि ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। व्हेन स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल लिमिट बिफोर कंक्रीट, जब स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहा है कंक्रीट से पहले, जब कंक्रीट से पहले स्टील पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। नेक्स्ट चीज़ है बोथ कंक्रीट एंड स्टील साइमल्टेनियसली, यानी कि जब कंक्रीट और स्टील दोनों अपने परमिसिबल लिमिट पर एक साथ पहुंचेंगे, इसका मतलब ये है बैलेंस सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन। कैसा सेक्शन है, ये है बैलेंस सेक्शन, ठीक है, ये है बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरसीसी वर्क जनरली शुड नॉट टेक बिलो। आरसीसी वर्क में मीन्स क्या दिया है, M15, M7.5, M20, M25, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें कौन सा ग्रेड है, सिलेक्ट करना है या चूज करना है कि कौन सा ग्रेड है कि इससे बिलो हम क्या करते हैं, ग्रेड आरसीसी वर्क के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, कंसीडर नहीं लेते हैं कि इससे विलो ग्रेड को आरसीसी वर्क में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रेड है, यहाँ पर M5 दिया है, M5 को आरसीसी वर्क में तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, M7.5 बिल्कुल भी नहीं, M25 को लेते हैं, M20 को भी लेते हैं, यानी 20 से नीचे M ग्रेड 20 से नीचे नहीं लेते हैं, यानी कौन सा पार्ट सही इसमें, डी पार्ट, ठीक है, M20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा, बता दिया था परमिसिबल लिमिट ऑफ स्टील, सॉरी परमिसिबल लिमिट कौन पहले पहुंच जाएगा, कंक्रीट पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसा होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन होगा XCC से, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। XA लेस देन XC है, इसका मतलब A की मात्रा यानी रीइंफोर्स्ड की मात्रा क्या है, कम है, रीइंफोर्स्ड अपने परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच रहा है, और ऊपर ओवर रीइंफोर्स्ड में कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पहले पहुंच रहा है। जब XA इक्वल टू XC होगा, इसका मतलब है बैलेंस सेक्शन, ठीक है, XA इक्वल टू XC इसका मतलब बैलेंस सेक्शन। तो इसमें ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं तो XA ग्रेटर देन XC यानी होगा सी पार्ट होगा जो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, और XA लेस देन XC है यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, और XA इक्वल टू XC है यानी कि बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस्ड सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।